मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो विषय है, आज का जो सेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 अर्थात समान नागरिक संहिता से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट फोर्थ DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो आज का विषय है कि क्या अब वो टाइम आ गया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, अर्थात देश एक, झंडा एक और देश का संविधान एक। अब कुछ कट्टरपंथी यद्यपि इसका विरोध कर रहे हैं, स्पेशली इस्लामिक धर्मगुरु। उनका ये मानना है कि ये उनकी धार्मिक आस्था पर चोट है। अब ऐसे में उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक देश में सही तरीके से लोग एजुकेट नहीं होंगे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक वो धर्म का डंका बजाते रहेंगे। तो धर्म का डंका जरूर बजाइए, लेकिन कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं होता है। और किसी भी राष्ट्र का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, और उस संविधान को हम सभी को फॉलो करना होता है। वैसे तो कभी भी जब कहीं बात आएगी, तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, हमारा भारत जैसे कि बहुधर्मी बहुभाषी देश है, तो बहुधर्मी बहुभाषी देश के किसी भी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि भाई ये देश जो है संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तो उसी संविधान के आर्टिकल 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। देश वास्तव में संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। और जब कभी भी हमारे देश के संविधान की चर्चा होती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट और सबसे अच्छा संविधान है। निश्चित तौर पर भारत का जो संविधान है वो दुनिया के तमाम संविधानों से की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक कि उस संविधान का अनुपालन करने वाले लोग, अनुपालन करने वाली कार्यपालिका, ये जब तक सही नहीं होगी, तब तक उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता, उस संविधान की अच्छाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मतलब समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो क्यों लागू होना चाहिए, क्यों जरूरी हो गया है कि संविधान पूरे देश के लिए एक संविधान, एक कानून, एक झंडा और एक देश की बात होनी चाहिए। देखिए, जो कट्टरपंथी हैं उसको जो है संविधान के पार्ट 3 से आर्टिकल 25 से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आपको देखना होगा यहाँ पर आर्टिकल 25 वर्सेस 44। ये आर्टिकल पार्ट 3 में है, ये फंडामेंटल राइट की बात करता है, और ये 44 DPSP से है, अर्थात पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता की बात करता है, तो आर्टिकल 25 जो है बात करता है कि विद इन इंडियन टेरिटरी मीन्स भारत में रहने वाले या भारत के अंदर या भारत की सीमा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को
क्या है, उसको अपने पंथ, अपने मत का अधिकार है, अर्थात वो जिस पंथ की प्रैक्टिस करना चाहे उस प्रैक्टिस को वो कर सकता है। मतलब किसी को ये फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप जो है मंदिर ही जाएं या आप मस्जिद ही जाएं। अगर मस्जिद वाले मंदिर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, ये उनकी आस्था की बात है, ये उनके अपने विवेक, उनकी अपनी सोच की बात है। मंदिर वाले अगर मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं, तो ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था की बात है। तो ये जो है बेसिकली व्यक्तिगत आस्था की बात करते हैं। कौन? आर्टिकल 25 कि अगर कोई हमसे कहे कि भाई आप शंकर जी की पूजा करो, भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं तो जीसस क्राइस्ट को के सामने जाके कैंडल जलाऊंगा, तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। चाहे बेसिकली मैं हिंदू समाज से आता हूँ और मुझसे कोई ये नहीं कह सकता है नहीं नहीं आप जीसस क्राइस्ट को कैंडल क्यों जलाएंगे जा करके। वो मेरी व्यक्तिगत आस्था की बात है। ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात व्यक्तिगत आस्था की नहीं है, बात है एक धर्म की आड़ में। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक बात कहते हैं कि भाई कोई भी संबंध, कोई भी धर्म कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है राष्ट्रहित। और जब बात धर्म की हो तो धर्म में भी सबसे ऊपर अगर कुछ है तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र ही पहले है। राष्ट्र है तो उसके बाद तमाम जाति हैं, तमाम धर्म हैं और भाषाएं हैं। अब राष्ट्र को बनाने के लिए किसी सीमा से राष्ट्र नहीं बनता है, उस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है। और सीमा के अंदर रहने वाले लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज्म हैं और भी बहुत सारे धर्म हैं, उपधर्म हैं। इन तमाम लोगों के रहने से राष्ट्र का निर्माण होता है। अब इन तमाम लोगों की राष्ट्र अर्थात राज्य, देखिए अगर हमारे मुंह से राज्य निकले तो भी राष्ट्र है और राष्ट्र निकले तो भी राष्ट्र है। राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे 4th ए में, आर्टिकल 51A में। नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं, वो क्या होते हैं? राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं, जिनको हम मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम राष्ट्र में की जो समस्या को जितना हो सके उतना कम करें। अब इस समय हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या वृद्धि या विस्फोटक जनसंख्या। देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इवन देन जनसंख्या के मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब क्यों है? ये इन तमाम चीज़ों की बीमारी है ये आर्टिकल 44। अगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 1950 में जब ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, अगर उसी समय ये आर्टिकल 44 लाया गया होता, लागू किया गया होता, सामान्य नागरिक संहिता, तो शायद देश में इतनी तेजी से जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती। अब देखिए समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण पर बिल आए, कानून आए। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो उन्होंने जो है नसबंदी प्रोग्राम चलाया। क्यों चलाया? जनसंख्या को कम करने के लिए। उस समय मुस्लिम्स ने कहा कि भैया हमारा तो जो है शरिया में नसबंदी कराना हराम है। रहते आप इंडिया में हैं और बात करते हैं शरीयत की, तो शरिया में क्यों भैया हराम है? आप शरिया में रहने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, आप जाके 45 बच्चे पैदा कर लो जा करके। अरे जब राष्ट्र में रहोगे तो राष्ट्र के संविधान को मानोगे। जब आपको कोई राइट लेना हो, कोई अधिकार लेना हो, तब तो आप जो है संविधान की बात करते हो। और जब राष्ट्र हित में कोई कदम उठाना हो तो आप शरीयत की बात करते हो।
तो ये दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बात, जब आप अपने अधिकारों की बात संवैधानिक तौर पर करते हो, तो राष्ट्र के प्रति जब कर्तव्य करने की बारी आए या राष्ट्र के प्रति जब समर्पण करने की बारी आए, तो वहाँ पर भी बात संविधान की होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी का मतलब है कि आप जिस पंथ को, जिस गॉड को, जिस अल्लाह को, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप उसके लिए समर्पित हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे राष्ट्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस्लाम के नाम पर आप कह दो कि भैया हम तो 4 नहीं, हम तो 14 शादी करेंगे, 7 शादी तो हमारे में क्या है, जायज़ हैं। 7 शादी जायज़ हैं, तो 7 शादी कहाँ जायज़ हैं? वो सीरिया में जायज़ हैं। आप कहाँ रहते हो? इंडिया में रहते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हिंदू मैरिज अधिनियम बना, हिंदू मैरिज अधिनियम में कहा कि एक पत्नी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, जब तक कि या उस पत्नी से तलाक ना हो जाए या उस पत्नी की डेथ ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम में क्या हुआ कि भैया 7 शादियाँ जायज़ हैं, 7 शादियाँ जायज़ हैं। वहाँ पर भी अगर हमने एक देश, एक झंडा, एक विधान, एक कानून, एक संविधान की बात की होती, तो ये 7 शादियों वाली बात नहीं हो रही होती। आज के सिनेरियो में, जो कि वर्तमान में परिस्थितियों में इस बात का जो है मुद्दा तेजी से गर्म है कि अब भारत में समय आ गया है कि जब हमें समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए, अर्थात पर्सनल लॉज जो हैं इनको क्या कर देना चाहिए, इनको या तो ख़त्म कर देना चाहिए, डिस्क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, तो ये स्पेशल मैरिज, स्पेशल लॉज, इनको ख़त्म करना चाहिए। अब देखिए हिंदुओं में भी कई लोगों ने इस तरह से किया, कई नेताओं ने, कई अभिनेताओं ने, कि पत्नी है अब दूसरे से भी प्यार हो गया, तो दूसरे से प्यार की पूर्ति करने के लिए अगर वो हिंदू रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो उनके साथ क्या है, वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब उन्होंने क्या किया कि दूसरी अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाने के लिए क्या कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लिया। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह ने भी अपनी पत्नी रहते हुए एक दूसरी लड़की जो गुप्ता थी, जो अखिलेश मुलायम सिंह की सेकंड वाइफ थी, वो गुप्ता थी, उससे शादी की थी। तो मुलायम सिंह ने धर्म परिवर्तन किया था। तो दैट्स वाई लोगों को, कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा मुल्ला मुलायम कह देते हैं। मुल्ला मुलायम क्यों कह देते हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। तो क्या वास्तव में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था? बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वो जीवन पर्यंत मुलायम सिंह यादव लिखते रहे, यादव परिवार में जन्मे, यादव परिवार में मरे, और उनका इवन देन अंतिम संस्कार भी यादव परिवार अर्थात हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। जबकि सच्चाई ये है, उन्होंने इस्लाम सिर्फ अपने आप को, अपनी अय्यासियों को जस्टिफाई करने के लिए एक्सेप्ट किया था। क्या मानते हैं लोग कि उन्होंने सही मायने में इस्लाम एक्सेप्ट किया था? बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, सेकंड मैरिज है हेमा मालिनी के साथ, जबकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित हैं। धर्मेंद्र ने भी अपना नाम बदला, धर्म परिवर्तन किया और सेकंड वाइफ के तौर पर हेमा मालिनी को एक्सेप्ट किया। तो ये लगता है कि ये इस्लाम है, ये इसमें 7 शादियाँ जायज़ हैं। बिल्कुल गलत है। जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं शादी करने के लिए, उन्होंने इस्लाम को एक अय्यासी का साधन मात्र बना लिया है। और इस्लाम अगर इस तरीके से देखा जाए कि एक पत्नी के रहते 7 शादियां अगर करोगे, तो ये एक अय्यासी का साधन मात्र है। और अय्यासी के चक्कर में होता क्या है कि 70 बच्चे पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है
और देश की, किसी भी देश की जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो सरकार के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और देश में जो है रोजगार की भी समस्या उत्पन्न करती है और देश के विकास के लिए बाधा होती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। 51A में डिस्कशन किया गया है। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं तो हमें ड्यूटी भी पे करनी चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश का संविधान केवल तब तक ही अच्छा होता है जब तक कि उस देश के संविधान को मानने वाले लोग अच्छे ना हों और उस संविधान का अनुपालन करने वाले, अनुपालन करवाने वाले कार्यपालिका जब तक अच्छी नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जब तक अच्छा नहीं होगा, तब तक जो है उस संविधान की अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह की तमाम जानकारी, संविधान की जानकारी से रिलेटेड या संविधान से संबंधित जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।